Good morning. Today is 5 January 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले हम नजर डालेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, पहला जो आर्टिकल है स्टालिन डीएम के पार्टी तमिलनाडु नॉट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे नीचे जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बेंगलोर में एक मास मोलेस्टेशन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो मेन आर्टिकल है ये भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है समाजवादी पार्टी के बीच में उससे रिलेटेड आर्टिकल है, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, किस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में यूएन में एक आतंकवाद या फिर टेररिज्म को लेकर कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, उसको लेकर ये आर्टिकल है, हम इसे डिस्कस करेंगे। नीचे रेसलिंग से रिलेटेड आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो भी एक डिफेंस आर्म से रिलेटेड है, किस प्रकार के चैलेंजेस हैं 2017 के में हमारे नेशनल सिक्योरिटी पर। और इस प्रकार से ये सारे के सारे आर्टिकल्स हैं। जो आज इकोनॉमिक्स टाइम्स के आर्टिकल वो हम डिस्कस करेंगे, वो इसी के साथ बेंगलोर मोलेस्टेशन केस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है इस पर। बेंगलोर में देखिए एक बहुत घिनौना चेहरा हमारी सोसाइटी का निकल कर सामने आया। बेंगलोर में मास मोलेस्टेशन हुआ वहाँ पर, और क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है एथिक्स में भी, पेपर 2 में भी, पेपर 1 में जो सोसाइटी के टॉपिक है वहाँ पे भी आ सकता है कि बेंगलोर में जो इंसिडेंसेस हुए वो हमारी सोसाइटी में आखिरकार ऐसे इंसिडेंसेस क्यों होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए ऐसे इंसिडेंसेस को फ्यूचर में इन पर रोक लगाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बेंगलोर में हुआ क्या। देखिए बेंगलोर में आपको थोड़ा सा बताता हूं मैं, थोड़ा पूरा का पूरा जो है ये टॉपिक ऐसे तैयार किया गया है, इसके प्लस के पॉइंट्स है कि बेंगलोर में हुआ क्या था, व्हाई दिस इंसिडेंट्स हैपेंड, यानी जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी का आंसर देने की कोशिश की गई है, लेकिन पूर्णतया नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, बिल्कुल एड्रेस नहीं करेगा ये, अलग से काफ़ी होलिस्टिकली डिस्कस किया गया है। देखिए 31 जनवरी की रात को नया साल बनाने के लिए बेंगलोर में काफ़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए। बेंगलोर आपको पता होगा कि हमारी आईटी कैपिटल है, बहुत सारी कंपनीज जो सारी की सारी जो आईटी कंपनीज हैं वो बेंगलोर के अंदर काफ़ी हैं। तो ऊपर से देखिए 31 जनवरी को ऑलमोस्ट 2 लाख लोग सड़कों पर आ गए। एक तरह से आप कह सकते हैं जो हमारी सोसाइटी अब जो वेस्टर्न सोसाइटी है उनको इमिटेट करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी चीज़ें जो होती हैं जैसे न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए सड़कों पर आना, ऐसी चीज़ें जो वेस्टर्न सोसाइटी में ज़्यादा होती हैं, जैसे कि टाइम्स स्क्वायर जो यूएस में है, या फिर जो पेरिस का वो टावर है, उस पर नया साल बनाने के लिए लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और हमारी सोसाइटी भी अब ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करती है, जैसे कि सीपी पर लोग कनॉट प्लेस में दिल्ली में लोग एक साथ जुटते हैं नया साल को मनाने के लिए। तब क्या होता है देखिए, अब जो डिस्कस कर रहे हैं तब वही उसके पॉइंट्स आगे आएंगे। एक बार थोड़ा सा आपको कंटेक्स्ट बता देता हूँ हुआ क्या था वहाँ पर। तो ऐसे ही देखिए बेंगलोर एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पर पूरे देश के लोग, इवन जो बाहर से आए हुए लोग वो भी काम करते हैं बेंगलोर के अंदर में। वो नया साल मनाने के लिए एमजी रोड पर आए। एमजी रोड एक काफ़ी फेमस एरिया है बेंगलोर के अंदर में। तो देखिए हुआ क्या, काफ़ी एक तरह से जो लोग थे वहाँ पे, काफ़ी ऐसे यूथ थे जिन्होंने अल्कोहल वगैरह पी, या फिर जो ड्रंकर्ड यूथ आप कह सकते हैं, एक तरह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। 1500 जो पुलिसमैन वहाँ पे लगाए गए थे, डिप्लॉय किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि उनको पता था कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो हुआ बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, लोग आ गए बहुत ज़्यादा नया साल बनाने के लिए, 2 लाख लोग आ गए सड़कों पर बेंगलोर में, और पुलिसमैन थे सिर्फ 1500। तो हुआ क्या फिर, एक जो हमारी पूरी की पूरी जो मानवता है वो शर्मसार हो गई। मास मोलेस्टेशन, वुमेन के खिलाफ में एक तरह से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और इस तरह की चीजें, बहुत घिनौनी चीजें सामने आई। और ये देखिए इसके लिए पूरी की पूरी सोसाइटी जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार हैं। तो अब उसी के कुछ कारण हम डिस्कस करते हैं, ऐसा क्यों हुआ जो बेंगलोर में हुआ, जिसने पूरे की पूरी ना सिर्फ बेंगलोर की, पूरे भारत की इमेज को डुबो दिया। देखिए ये ऐसी इस तरह की जो चीजें होती हैं ये तब होती हैं, 2 कल्चर्स मिलते हैं जब आपस में। देखिए हमारे देश में 2 कल्चर्स हैं, एक इंडिया एक भारत। भारत जो है वो है, आप कह सकते हैं, ऐसा कहा जाता है, देखिए जो रूरल सोसाइटी है। इंडिया जो है, आज जो इंडिया वेस्टर्न सोसाइटी को इमिटेट करने की कोशिश करता है, या फिर जो काफ़ी लिबरलाइज्ड है, उनके विचार काफ़ी लिबरलाइज्ड हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग, आप कुछ भी कहिए, मतलब आप समझ ही गए होंगे इस बात को। तो जब ये देखिए 2 कल्चर्स आपस में मिलते हैं तो क्लैशेस होते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हम सब मेच्योर हैं, एग्जाम्पल्स को आप सही सेंस में लीजिएगा। देखिए छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जब ये आज देखिए जो आईटी सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं उनके विचार काफ़ी ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि उनके क्लाइंट्स जो होते हैं, टीसीएस में देख लीजिए, टीसीएस में मैंने भी काम किया है, टीसीएस में क्लाइंट्स होते हैं वो
क्लाइंट्स यूएस के होते हैं, यूके यूएस के प्रोजेक्ट्स लेते हैं, तो उनकी जो डीलिंग होती है काफ़ी हद तक यूएस और यूके से होते हैं। वो फेस्टिवल्स भी मनाने स्टार्ट कर देते हैं, क्रिसमस जैसे फेस्टिवल्स को ज़्यादा अच्छे से वो बनाने स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनकी डीलिंग वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो देखिए अब इनके जो विचार है काफ़ी ओपन हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग देखिए जिनकी एजुकेशन अभी कम है या फिर जो पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गए हैं विचारों के मामलों में, उनको ये लगता है कि जो ये लोग हैं जो वेस्टर्नाइज जो सोसाइटी को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ों के रूप में देखिए, जिस तरह से आप देख ले सकते हैं पॉलिटिशियन कहते हैं कि लड़कियां जो है वेस्टर्नाइज कपड़े पहनती हैं, ये गलत है। देखिए गलत बिल्कुल भी नहीं है। जो ये लोग हैं जो विचारों में पीछे रह गए हैं वो ये चीजें सहन नहीं कर पा रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि देखिए कि जो ये सारे के सारे वो इन चीजों को जैसे कम कपड़े पहनना, ये फिर इन चीजों को वो करैक्टर पर तोलने लगते हैं, करैक्टर के पैरामीटर पर तोलने लगते हैं। वो सोचते हैं जो लोग कम कपड़े पहनते हैं उनका करैक्टर अच्छा नहीं है। इस तरह से जो आप कह सकते हैं कि जो ये लोग हैं विचारों में कहीं ना कहीं अलग हैं, तो क्लैसिस होता है विचारों का। तो ये थोड़ा सा देखिए एग्जाम्पल था, आप इसे सही सेंस में लीजिएगा। आगे आता है देखिए पैट्रियार्कल एटीट्यूड का। आप देख लीजिए जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो हमारे स्टेट का कैसा एटीट्यूड होता है। हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं कि देखिए दिस काइंड ऑफ इंसिडेंसेस आर बाउंड टू हैपन। ये क्या बात हुई भाई, बाउंड टू हैपन? स्टेट का काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये देखिए कोई भी कैसे भी इंसिडेंट्स हो इस तरह से आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते। फिर आप ये कहते हो देखिए कोई भी वुमन अभी तक सामने नहीं आई है एफआईआर लॉन्च करवाने। जब आपने यही बात कह दी कि दिस काइंड ऑफ इंसिडेंसेस आर बाउंड टू हैपन, होंगे इस तरह के इंसिडेंसेस, तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे या फिर अगर कोई वुमन सामने आएगी तो आप एक्शन लेंगे? उसके बाद में ये आता है कि देखिए जो एक डर है, स्टेट का पूरा डर खत्म हो गया है। क्यों वो लोग जो थे रात को जो ये गुंडागर्दी कर रहे थे और वुमेन के खिलाफ में मोलेस्टेशन कर रहे थे, क्योंकि जो एक स्टेट का डर है वो ही खत्म हो गया है। इससे तो जो स्टेट की लेजिटिमेसी है, स्टेट का देखिए काम क्या है, स्टेट की बातें हम क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें पता है कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अगर कल को कोई भी हमें तंग करने की कोशिश करेगा तो हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं। अगर पुलिस से हमें सुरक्षा नहीं दे सकेगी तो पूरा का पूरा जो स्टेट का कंसेप्ट है वही खत्म हो जाएगा। फिर तो कल को देखिए जिसके पास में ज्यादा ताकत है वही ज्यादा उसकी मर्जी चलेगी, फिर स्टेट का क्या रोल रह गया? दूसरा देखिए इसका कारण एक यह भी कहा जा सकता है कि जो डिस्पैरिटीज या फिर इनइक्वालिटीज हैं, कहीं ना कहीं जो असमानताएं पैदा हो रही हैं, हाई सोसाइटी लो सोसाइटी, बस पॉइंट्स हैं लिखने के। देखिए इनको आप बिल्कुल डिटेल में मत जाइएगा, एक एक पॉइंट के पॉइंट्स लिखने के हैं। और आपके पास में अगर कुछ और भी पॉइंट्स है कि इस तरह का बेंगलोर में जो हुआ वो क्यों हुआ, तो आप भी कॉमेंट्स की फॉर्म में इसे बताइएगा। और देखिए फ्रस्ट्रेशन अमंग द यूथ जो पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम बार बार गर्व से कहते हैं हमारे पास ज्यादा है, हम उसे अभी भी हार्नेस नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए जो वो ज्यादा यूथ है उनकी जो है वो अनएम्प्लॉयड है या फिर जो भी है, तो कहीं ना कहीं देखिए वो दिखता है। फिर इस तरह की चीजों में वो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनकी फ्रस्ट्रेशन मान लीजिए वो चीज दिखती है। आगे फिर वही बात जो पॉइंट लिंक्ड है, सोसाइटी जो है हमारी ट्रांजिशन फेज में है। दो कल्चर्स का यहाँ पे दोबारा से अलग एग्जांपल में आप कह सकते हैं टकराव होता है। देखिए एक तो है जो हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करता है, एक कल्चर वो कहता है कि हमारी जो सभ्यता थी महान थी, हम वेस्टर्नाइज जो सभ्यता का क्यों इमिटेट करें, उनकी कॉपी क्यों करें। तो एक हमारी सोसाइटी का सेक्शन ऐसे है जो वेस्टर्नाइज की तरफ जा रहा है। लेकिन देखिए मेरी जो पर्सनल राय ये है, हमारी सभ्यता महान थी, बिल्कुल थी, लेकिन हमें हमारी सभ्यता को वापस लाना होगा, उसको अपने ही ढंग से, जैसे हम योगा को प्रमोट कर रहे हैं इन ढंग से। ऐसे जो वेस्टर्नाइज जो सेक्शन है उनको टारगेट करके इस तरह से आप अपनी सभ्यता वापस नहीं ला सकते। जिस तरह से कई प्रकार के सेक्शंस होते हैं या फिर कुछ एनजीओ, कुछ जो प्रेशर ग्रुप्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जो पब में जाके तोड़फोड़ करते हैं, ये एक सोल्यूशन नहीं हुआ। आपको अपनी सभ्यता लानी है तो अपने ढंग से वापस लानी होगी, उसके दूसरे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मारपीट करके ऐसे तो अपनी सभ्यता को आप नहीं वापस ला सकते। दूसरी देखिए कैसे इस तरह के इंसिडेंसेस को रोका जाए। देखिए हमारी सोसाइटी अब एक तरह से लिबरल सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में तमाम तरह के राइट्स हमें दिए गए हैं, लेकिन वो जमीन पे नहीं दिखते। वो प्रैक्टिकली भी वो चीजें दिखनी चाहिए। हमें टॉलरेशन इनकलकेट करनी पड़ेगी डिफरेंट कल्चर्स के प्रति, एक तरह से सिखाया जाना चाहिए। क्यों होता है ऐसे कि बेंगलोर में ही वो नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ में एक तरह से जो नाराजगी देखने को मिली या फिर रेशियलिज्म देखने को मिला, दिल्ली में भी ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमें सभी कल्चर्स की अब समझ ही नहीं है, हमारी सोसाइटी को समझ नहीं है। इसीलिए देखिए चाइना में या फिर दूसरे कंट्रीज हैं, काफी टॉलरेंस उसमें है, उनको कम से कम अगर देखिए वो पसंद नहीं करते तो कुछ इस तरह के इंसिडेंसेस नहीं होते। देखिए चाइनीज सोसाइटी अपनी लैंग्वेज को पसंद करती है, अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे देश का लोग या फिर कुछ दूसरी सिविलाइजेशन का लोग वहां पे जाएगा तो वो उनसे हेट करने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें भी ऐसा ही सीखना पड़ेगा। दूसरा देखिए अभी स्टेट को
यानी जो स्टेट को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि जो कल्प्रिट्स थे उस मास मोलेस्टेशन के, उनको जल्द से जल्द पकड़े और उनको कड़ी सजा दी जाए, ताकि एक तरह से डर पैदा हो फिर से स्टेट का। आप इस तरह के इंसिडेंसेस को लाइटली नहीं ले सकते। बंगलोर एक बहुत जबरदस्त आईटी कैपिटल है, पूरे वर्ल्ड में इसकी रिस्पेक्ट है। अब इस तरह के इंसिडेंसेस वुमेन के खिलाफ में होंगे तो कल को कौन सी नई कंपनी यहां पे स्टैब्लिश होने आएगी? देखिए, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, लेकिन अभी फिलहाल कहने के लिए स्टेट जो है, देखिए उसको एक डेटरेंस, दोबारा से ये मिलता जुलता पॉइंट है, एक डेटरेंस क्रिएट करनी होगी और लोगों के अंदर में डर पैदा करना होगा। जब तक ये डर पैदा नहीं होएगा तो इस तरह के इंसिडेंसेस फ्यूचर में भी हो सकते हैं। और स्टेट को देखिए एक तरह से सेंसिटिव रवैया भी अपनाना होगा, सेंसिटिव रवैया। अब इस तरह के जब स्टेटमेंट्स अगर होम मिनिस्टर देते हैं कि दिस काइंड ऑफ इंसिडेंसेस आर बाउंड टू हैपन, एक जो लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है महाराष्ट्र में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जो कम कपड़े पहनने की वजह से इस तरह के इंसिडेंसेस हुए। देखिए एक कोट है, एक फेमस कोट आपको बताता हूं। फेमस कोट है कि स्कर्ट ने कहा क्या मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने कम कपड़े पहने थे? तो बुर्का ने रिप्लाई किया नहीं, ऐसा मेरे साथ भी हुआ। तो इस तरह का कोट है, एक बहुत फेमस कोट है, ऐसे में आप कोट कर सकते हो इसके साथ। तो आगे क्या है, देखिए हमें जो यूथ है उसके जो पोटेंशियल है उनको हार्नेस करना पड़ेगा, जल्द से जल्द उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए। जैसे स्किल इंडिया जैसे इतने सारे मिशन चल रहे हैं, कहीं ना कहीं यूथ को एडजस्ट किया जाए। अनएम्प्लॉयड रहेंगे या फिर कुछ, तब इस तरह की एक्टिविटीज सामने आती रहेंगी। और वही बात, स्टेट को तो ज़्यादा सेंसिटिव होना ही पड़ेगा। देखिए आप इस तरह के जो इंसिडेंसेस थे, 1500 आपके जो पर्सनल थे वो डिप्लॉयड थे, तो आपको ज़्यादा अरेंजमेंट्स करने चाहिए थे, पहले से आपको अवेयर होना चाहिए था इन चीज़ों के बारे में। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसका? वे फॉरवर्ड देखिए ये हो सकता है कि क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013 पास, ये पास हुआ था। देखिए दिल्ली गैंगरेप का केस आया था 2012 में, उसके बाद में काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ इंडिया गेट पे, आपको पता होगा। उसके बाद में बहुत सारे जो लॉज थे, ये क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट किया गया और एक क्लैरिटी लाई गई कि कौन कौन से जो इश्यूज हैं वो सेक्सुअल ऑफेंसेस में शामिल हो सकते हैं। और प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं उनको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया, ताकि जो वुमेन है अगर उनके खिलाफ में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो पुलिस के सामने रख सके कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें अभी जो पेपर्स में थी वहीं रह गई और एक तरह से रियलिटी में ये चीज़ें नहीं आ पाई। और अभी देखिए स्टेट को ये कन्विंस कराना पड़ेगा वुमेन को कि हम भी वही पेज पे हैं, उसी पेज पे हैं जिस पेज पे आप हो। तो इसलिए जो भी एक क्राइम होगा वुमेन के खिलाफ, तो स्टेट को उस क्राइम को सीरियस लेना पड़ेगा। आप इसको ऐसे नहीं ले सकते, लेमैन तरीके में नहीं ले सकते जिस तरह की स्टेटमेंट होम मिनिस्टर ने वहां पे दी। बाउंड टू हैपन, व्हाट इज दिस यार, बाउंड टू हैपन। बाद में देखिए वो है नो मैटर वेयर सी इज। अब देखिए ये वुमेन की मर्जी है कि जहां भी वो है, जो भी वो कर रही है, किस भी टाइम वो कर रही है, वो उनकी मर्जी है। आप ऐसा नहीं कह सकती कि अगर 11 बजे वुमेन घूमेगी तो ये देखिए ये कोई रीजन नहीं होगा, या कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ। वही बात है, घूम फिर के सेम बात आती है कि स्टेट की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और अब देखिए बाद में ये कहते हैं कि वुमेन को भी आगे आना चाहिए, जिनके साथ में ये केसेस आए उनको आगे आना चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए इस पूरे के जो घटनाएं हुई बेंगलोर के अंदर में, उनको जो कल्प्रिट्स थे उनको सजा मिलनी चाहिए। इस तरह की बात है वे फॉरवर्ड में। ये सेम वही बात, रेपुटेशन बेंगलोर की बनाए रखनी है और इंडिया एज ए होल, पूरे के पूरे इंडिया की रेपुटेशन बनाए रखनी है। तो हमें इस तरह के इंसिडेंसेस को रोकना होगा। आगे क्या है, देखिए हमें इस तरह के इंसिडेंट्स पे हमारी जो राय है वो काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। कल को हम भी एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हैं, तो हमारी जो राय है इन मुद्दों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इंटरव्यू में भी जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप एक तरह से स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होनी चाहिए। आगे क्या है, देखिए टेररिज्म के मुद्दे पर यह आर्टिकल है। कोई भी कंसेंसस नहीं है टेररिज्म में, टेररिज्म के मुद्दे पर वर्ल्ड कंट्रीज में, यानी डिफरेंट कंट्रीज के बीच में और यूएन में भी। और क्यों ऐसा है, क्या रीजंस है कि कोई कंसेंसस सर्वसहमति नहीं है, और इंडिया को ऐसा क्या करना चाहिए कि टेररिज्म पर इंडिया के इंटरेस्ट को सिक्योर किया जा सके। जैसे हमारे पे बार बार पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है, तो हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं। तो ये देखिए पहले तो इन्होंने थोड़े से पॉइंट्स दिए हैं कि 2016 का जो साल था किस प्रकार से डिफरेंसेस सामने आए। 2016 में कौन कौन से ऐसे इश्यूज थे जिनको लेकर डिफरेंसेस था इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये कुछ इश्यूज हैं, बस पॉइंट्स की तरह, फोल्डर पॉइंट्स की तरह आप अपने आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि देखिए चाइना ने हमारी जो एक रिक्वेस्ट थी यूएन के अंदर में, जो मसूद अजहर हैं, टेररिस्ट हैं, ये इनको ब्लैकलिस्ट करने की, चाइना ने बार बार अपना वीटो का यूज़ करके हुए इसको ब्लॉक कर दिया। और चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान के जा रहा है, जो बाल्टिस्तान, जो अभी पाक अधिकृत कश्मीर है लेकिन इंडिया का उस पर क्लेम है, उससे जा रहा है, तो इंडिया ने इस पर भी प्रोटेस्ट किया था लेकिन चाइना नहीं माना। तो इंडिया ने इन्विटेशंस दिया। चाइना के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिंगजियांग रीजन, जो अलग से वहाँ पे एक देश की मांग कर रहे हैं, तो इंडिया ने इनको इन्विटेशंस दिया और बाद में हालांकि इंडिया पीछे हट गया। तिब्बतियन जो एक्टिविस्ट हैं, इनको भी इंडिया ने इन्विटेशन दिया। और इंडिया ने एक चाइनीज़ पत्रकार को एक्सपेल कर दिया मुंबई से,
चाइना ने ब्लॉक कर दी हमारी रिक्वेस्ट न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में। उसके बाद में साउथ चाइना सी में भी काफ़ी डिफरेंसेस देखने को आए और इंडिया ने वियतनाम का साथ दिया। वियतनाम में इंडिया तेल खोज रहा है, वियतनाम के पास जो सी लगता है। उसके बाद में चाइना ने डिसीजन हम दोबारा से लिया कि परमानेंट ब्लॉक कर दे जो अजहर है, जो टेररिस्ट है, उसको ब्लैक लिस्ट करने की जो रिक्वेस्ट है। ये डिफरेंसेस हैं, थोड़े फोर्डर पॉइंट्स की तरह आप यूज कर सकते हो। 2015 में ये डिफरेंसेस देखने को आए। मेन जो है ये आर्टिकल ये है कि एक तरह से यूएन में और वैसे भी कि कंट्रीज के बीच में, डिफरेंट वर्ल्ड कंट्रीज के बीच में एक तरह से सहमति क्यों नहीं मिल पा रही है, क्यों ऐसे इश्यूज हैं कि टेररिज्म के नाम पर सब देश एक नहीं हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे पहले तो इन्होंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया जो अजहर हैं, ये टेररिस्ट हैं जिनको लेकर इंडिया रिक्वेस्ट कर रहा है यूएन में कि इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, लेकिन चाइना बार बार इनको ब्लॉक कर रहा है। अब ये इशू स्टार्ट होता है, देखिए पहले भी इन द पास्ट आल्सो देयर हैव बीन सेवरल इंसिडेंसेस व्हेन द चाइना ब्लॉक्ड आवर रिक्वेस्ट टू ब्लैकलिस्ट सम टेररिस्ट, बट दिस इज सम डिफरेंट केस। यू नो व्हाई इट इज डिफरेंट? क्योंकि जो ये टेररिस्ट हैं जिनको लेकर इंडिया बार बार कौन सा नाम है, मसूद अजहर, जो भी इनका नाम है, टेररिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, अजहर नाम है इनका। और देखिए ये पहली बार नहीं है, क्योंकि चाइना ने पहले भी ऐसा किया है, लेकिन इनकी बात अलग है। क्यों? क्योंकि देखिए ये हैं जो साफ साफ सबको पता है कि ये पाकिस्तान के अंदर में रहते हैं। और दूसरा, इन्होंने तो एक बुक भी लिखी है। आपको याद होगा कि 1999 में जो एक हमारे विमान का अपहरण हुआ था, नेपाल से जो विमान आ रहा था, बाद में उसे कंधार लेके गया था, और उसके बदले में हमने टेररिस्ट एक्सचेंज किए थे, यानी जो लोगों को, सिटीजन्स को उनका अपहरण कर लिया गया था और उसके बदले में उन्होंने मांग की थी कि आप हमारे साथियों को छोड़ दें। हमने काफ़ी टेररिस्ट को छोड़ा था, उसके बदले में 3 टेररिस्ट जो मेन थे उसमें ये थे अजहर उसमें से एक ये थे। और इन्होंने देखिए अब ये पाकिस्तान के अंदर में बाद में इस टेररिस्ट ने क्या किया, हमारी पार्लियामेंट पे अटैक करवाया 2011 में। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ बताने के लिए है। और उसके बाद में क्या हुआ, देखिए उसके बाद में थोड़ा सा दूसरा कंटेक्स्ट है। देखिए हमारे मामले में तो साफ साफ इन पर काफ़ी तरह के आरोप हैं इस टेररिस्ट पर, और इन्होंने बुक लिखी है, साफ साफ ये कहते हैं कि मैं तालिबान से मिला, तालिबान प्रमुख से मिला, मैं ओसामा बिन लादेन से मिला। ये साफ साफ प्रूफ है इन पूरे वर्ल्ड के पास में कि जो टेररिस्ट है इनको ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। फिर भी चाइना बार बार ब्लॉक कर रहा है हमारी रिक्वेस्ट को। लेकिन दूसरे केसेस में क्या हुआ, 9/11 पे मुंबई में टेरर अटैक हुआ, उसके 2 साल बाद ही जो जैश ए मोहम्मद है उसको टेरर ग्रुप घोषित किया गया और 1267 सैंक्शंस की कमेटी आई गई 2001 में। आज उस कमेटी को आए 15 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इस टेररिस्ट को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा रहा है। अब देखिए ये सिर्फ बायलैटरल इशू नहीं है, अब इशू ये उठता है कि चाइना क्यों बार बार हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको ब्लॉक कर रहा है। ये सिर्फ बायलैटरल इशू नहीं है, और भी काफी सारे इश्यूज इसमें इन्वॉल्व हैं। तो कौन कौन से इश्यूज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो इशू ये है कि टेररिज्म पर आज नैरेटिव ही चेंज हो रहा है पूरा का पूरा। टेररिज्म को लेकर आज कंट्रीज वो जितना केयरफुल पहले थे, आज एक तरह से आप कह सकते हैं टेररिज्म को यूज करना चाहते हैं। आप पाकिस्तान का केस ले लीजिए, टर्की का केस ले लीजिए, इवन रशिया का केस ले लीजिए। अब नैरेटिव चेंज हो चुके हैं। यहां पे थोड़ा इसको कंटेक्स्ट टाइमलाइन से डिस्कस करते हैं। देखिए यूएन ने एक अलकायदा और जो तालिबान थी उनके खिलाफ में सैंक्शंस कमेटी लगाई, ये ही 1267 में 1267। और 9/11 का अटैक हुआ, उसके बाद में एक तरह से सहमति देखने को मिली सभी देशों के बीच में कि वो टेरर के खिलाफ, यानी टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ में वो एकजुट हैं। और बाद में यूएन जो रेजोल्यूशन कमेटी आई, वो आई, उसने जो रेजोल्यूशन पास किए 1367। ये सब देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के लिए है। थोड़ा पॉइंट जो कीवर्ड है वो आपको ये याद रखने की, जो एक सेकंड, जो ये नैरेटिव्स हैं वो चेंज करने हैं, कीवर्ड आप याद रखिए। और जो ये सब है ये समझने के लिए है, बस इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग नैरेटिव्स। इसका मतलब ये है कि लोगों की राय चेंज हो रही है टेररिज्म के बारे में। पहले वो एकजुट थे, लेकिन आज वो टेररिज्म को लेकर उतने एकजुट नहीं है, वो यूज करना चाहते हैं। बाद में क्या हुआ, देखिए जो टेररिज्म के मुद्दे पर सबकी राय अलग अलग होने लगी और एक देश के साथी दूसरे देश के एनिमी होने लगे। फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी यूके, यूएन और यूएस के द्वारा। इस कॉन्फ्रेंस ने तालिबान के साथ बात करने को कही। देखिए वही तालिबान जिसके खिलाफ में पहले ये सब एकजुट थे, अब इसी जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी उसमें इन्होंने कहा कि तालिबान से आप बात कर लीजिए। और 2011 में क्या हुआ, 2011 में जो सैंक्शंस थे, अलकायदा से जो सैंक्शंस थे वो अलग कर दिए गए, तालिबान के ऊपर सैंक्शंस थे, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि तालिबान से हम बात कर लें। यानी तालिबान से बातचीत को तैयार हो गई पूरे के पूरे जो वर्ल्ड कंट्रीज थे ये। और उसके बाद में 2015 में क्या हुआ, 2015 में जो ISIS थे उसके खिलाफ में जो सैंक्शंस थे वो भी सैंक्शंस अलग कर दिए गए, अलकायदा के खिलाफ में जो सैंक्शंस थे। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट टेरर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके खिलाफ डिफरेंट अप्रोच अपनाई जा रही है अपनी सहूलियत के अनुसार। तो दिख रही है, वैसे पिक्चर दिख रही है आपको, ये थोड़े थोड़े वर्ड्स हैं इसमें। आप बोलते क्यों नहीं जो ये पिक्चर बनाता है उसको साफ पिक्चर बनाने के लिए। चलो आगे देखते हैं। देखिए जो सेकंड रीजन है वो
यूएस और रशिया के टाइज को लेके हैं। यूएस और रशिया के टाइज आज अच्छे नहीं है, इसीलिए जो टेरर के मुद्दे पर अलग अलग राय है सभी देशों की, मतलब काफी सारे देशों की। यूएस और जो रशिया है वो देखिए, पहले तो इनकी राय थी टेरर के मुद्दे पर एकजुट थी दोनों के दोनों देश। यानी 2001 में जब अमेरिका पर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ, पुतिन ने उसी टाइम यूएस को फोन करके कहा कि उस टाइम पे बुश थे प्रेसिडेंट, कि हम आपके साथ हैं आतंकवाद के मुद्दे पर। क्योंकि देखिए रशिया को यह लगता था कि रशिया उस टाइम पर, रशिया में भी जो इस्लामिस्ट टेररिस्ट की प्रॉब्लम है चेचन्या में, वो भी रशिया भी इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा था। और रशिया को यह लगा कि जो ग्लोबल वार ऑन टेरर चलेगा, उससे कहीं ना कहीं हमें भी फायदा होगा। लेकिन आज सिचुएशन पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। आज देखिए, पहले तो देखिए रशिया ने इसी मुद्दे पर यूएस को कहा, ठीक है आप जो वार लड़ रहे हो टेरर के खिलाफ, हम आपका साथ देते हैं, आप कहीं भी जो बेस है अपने बेस इस्टेब्लिश कर लीजिए। यूएस ने सेंट्रल एशिया में अपने बेस इस्टेब्लिश किए, अफगानिस्तान के अंदर अपने बेस इस्टेब्लिश किए, मिडिल ईस्ट है वहां अपने बेस इस्टेब्लिश किया। रशिया ने कुछ नहीं कहा, रशिया ने कहा कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, आप लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब पुतिन इस तरह की स्टेटमेंट देने लगे हैं। पुतिन कहते हैं कि आप अफगानिस्तान के अंदर अपने बेस क्यों इस्टेब्लिश कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। अब वो एग्जाम्पल भी देते हैं, जो रशिया एग्जाम्पल देता है कि आप अफगानिस्तान देखिए, अफगानिस्तान का रशिया के ऑलमोस्ट पास ही है, पड़ोसी देश तो नहीं कह सकते, एक्सटेंडेड नेबरहुड है अफगानिस्तान रशिया का। तो रशिया कहता है कि आप देखिए, आप अफगानिस्तान में बेस इस्तेमाल कर रहे हो, हम इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं। रशिया कहता है अगर हम मैक्सिको के अंदर अपने बेस इस्टेब्लिश करेंगे तो क्या आप इस बात को मान लोगे, क्या आप इस बात को टॉलरेट करोगे? अगला रीजन क्या आता है, थर्ड जो रीजन है, देखिए एक तरह की नजदीकी देखने को मिल रही है चाइना के बीच में, चाइना रशिया और पाकिस्तान के बीच में, और जो इंडिया के लिए भी काफी खतरे की घंटी है। और इस तरह की जो क्लोजनेस है, देखिए इससे क्या है, ये अब पिछले ट्राइलेटरल मीटिंग हुई थी तीनों कंट्री की मॉस्को में, और इनमें इन्होंने एक तरह से डिसाइड किया था कि हम फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ तालिबान फिगर्स के जो नाम है वो यूएन सैंक्शन से हटा लिए जाएं, ताकि वो लीडर्स एक तरह से बातचीत कर सकें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ में, और शांति वार्ता है उसको आगे ले जाया जा सके। तालिबान की स्टेटमेंट उसी से इन तीनों जो कंट्रीज मिले और तीनों कंट्रीज के बीच में जो कोऑपरेट हो रहा है उसी को आगे ले जाते हुए देखिए तालिबान ने एक स्टेटमेंट दी कि हम अफगानिस्तान के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको टारगेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स चाइना की वन रोड वन बेल्ट की पॉलिसी का हिस्सा है। तो आप देख लीजिए किस तरह से नजदीकियां देखने को मिल रही हैं। वो आतंकवादी संगठन तालिबान जिसके खिलाफ में यूएस पहले काफी सालों से लड़ रहा था, उसके बीच में और चाइना के बीच में। लेकिन अभी देखिए किसी भी साइड ने अभी तक जो अभी तालिबान के नए चीफ हैं, इनका जो नाम है हबीबुल्ला, इनका जो नाम है, ये तालिबान के नए चीफ हैं, अभी तक किसी भी ग्रुप ने ऐसा प्रपोज नहीं किया यूएन में कि इन पे सैंक्शंस लगाए जाएं। तो देख लीजिए आप कितना टॉलरेशन आ गई है टेरर ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। तो नैरेटिव भी चेंज हो गए हैं और तीनों जो देश साथ आ रहे हैं वो भी देख लीजिए। इंडिया का देख लीजिए, इंडिया तो 1996 से ही, हमारा देश 1996 से कोशिश कर रहा है कि यूएन के अंदर में कि जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म है उसको लाया जाए, लेकिन उसने अभी तक लाइट नहीं देखी है। हमारा इंडिया और रशिया के रिलेशंस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैसे और वे फॉरवर्ड भी। देखिए रशिया और पाकिस्तान की जो एंगेजमेंट है वो इन चीज़ों से अलग रख के नहीं देखी जा सकती। और आप देख लीजिए जो अजहर है, जो टेररिस्ट जिनके खिलाफ में हमने ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश की थी यूएन के अंदर में, हमारे रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया यूएस ने, यूके ने और फ्रांस ने। इन तीनों ने हमारे जो रेजोल्यूशन थे उसको स्पॉन्सर किया। चाइना ने ब्लॉक किया, लेकिन रशिया जो एक तरह से बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र माना जाता था पहले, उसने कुछ नहीं किया, एब्सटेन किया, पता नहीं कुछ नहीं किया। यहां पे ये लिख रखा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। और बाद में देखिए अब बात यही उठती है कि जो सारा का सारा जो वर्ल्ड है वो डिवाइडेड है टेररिज्म के मुद्दे पर, और इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को देखिए उन सभी देशों से अपने संबंध अच्छे करने चाहिए जो हमारे देश में हमारे सहायक हो सकते हैं टेररिज्म के मुद्दे पर, टेररिज्म से लड़ने में जो हमारी सहायता कर सकते हैं। तो हमें उनके साथ में अपने रिलेशंस अच्छे करने होंगे, और रशिया भी उनमें से एक है। तो अगला आर्टिकल जो है वो रेसलिंग पर है, कुश्ती पर यह आर्टिकल है। थोड़ा सा इसकी टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी थोड़ा जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो कुश्ती का एक गेम है ये काफ़ी एक एंशिएंट गेम्स है, और रामायण महाभारत में भी और जो मराठा मुगल लिंक्स जो मेडिवल टाइम में भी, वहाँ भी जो आपने देखा होगा कि कुश्ती के कहीं ना कहीं जिक्र मिलता है, और इसको खेला जाता था रेसलिंग को। और इंडिपेंडेंस के बाद में पहला मेडल जीता, इनका नाम है जो दादा साहेब जादव थे, महाराष्ट्र से ये थे। इन्होंने पहला ब्रॉन्ज जीता कुश्ती में हमारे लिए 1952 में हिलेंस्की गेम्स में। उसके बाद में
ये गेम था ज़्यादा सुर्खियां नहीं बटोर सका। सुशील कुमार ने पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता 2008 में बीजिंग ओलंपिक में। उसके बाद में जो रेसलिंग था काफ़ी सुर्खियों में आया इस सुशील कुमार के पदक जीतने के बाद में। फिर उसके बाद में क्या हुआ, काफ़ी आगे बढ़ गया और लोगों को एक तरह से आप कह सकते हो मोटिवेशन मिला इस गेम को खेलने के लिए। उसी का ये नतीजा था कि योगेश्वर दत्त ने मेडल जीता बाद में, और जो फोगाट सिस्टर्स हैं उन्होंने भी इस गेम में काफ़ी मेडल्स जीते, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। और काफ़ी का मतलब एक दो ही, काफ़ी का मतलब मैं बोल देता हूँ कई बार काफ़ी। तो उसके बाद में देखिए मेरे से 2-3 गलतियाँ काफ़ी होती हैं ये। एक तो मैं कई बार ऐसे बोलता हूँ सारे के सारे का मतलब तो ऑल ही हो गया, ये गलती मैं बहुत करता हूँ, इसको दूर कर लूँगा। आगे देखिए साक्षी मलिक है तो इन्होंने भी मेडल जीता अभी। तो इससे तो देखिए वुमेन रेसलिंग को काफ़ी बल मिला जब साक्षी मलिक ने मेडल जीता है अभी। और उसके बाद में क्या हुआ, जो साक्षी मलिक हैं इन्होंने ओलंपिक ब्रॉन्ज जीता। और इसके बाद में अभी आमिर खान ने जो मूवी बनाई है दंगल मूवी, उससे भी इस जो रेसलिंग के गेम को, खास करके वुमेन रेसलिंग के गेम को काफ़ी बल मिला। और अब काफ़ी वुमेन है वो आगे आ रही हैं इस गेम को खेलने के लिए, उनमें एक तरह से एंकरेजमेंट मिली, उनको एक मोटिवेशन मिला। यही इसकी थोड़ी सी टाइमलाइन थी। और आगे देखते हैं क्या है। देखिए रेसलिंग को लेकर एक बैटल ऑफ परसेप्शन है। रेसलिंग को लेकर तमाम तरह के स्टिग्मास थे। कौन कौन से स्टिग्मास थे? एक तो पहले यह कहा जाता था कि जो रेसलिंग का गेम है ये मेल डोमिनेटेड गेम है, मस्कुलिनिटी दिखती है, फिजिकल फोर्स का यूज करना दिखता है। और हमारी सोसाइटी तो आपको पता है सो कॉल्ड पैट्रियार्कल सोसाइटी, यहाँ तो वुमन को एक तरह से अभी भी काफ़ी सेक्शंस में अभी भी बहुत सारे ऐसे पैट्रियार्कल लोग हैं, पैट्रियार्कल सेक्शंस हैं जो वुमन को वीकर सेक्शन के तौर पर देखते हैं और कहते हैं कि वुमन के लिए गेम नहीं है। तो काफ़ी स्टिग्मास देखने को मिले वुमन रेसलिंग को लेकर। और आप इसी बात से देख लीजिए 1904 में जब ये रेसलिंग इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट लुइस ओलंपिक्स में 1904 में, और 1 सेंचुरी लग गई, 100 साल लग गए जब वुमन के लिए ये जो गेम है वुमन के लिए भी इंट्रोड्यूस किया गया ओलंपिक्स में। लेकिन देखिए फिर भी अब देखिए जो मेल के लिए थे उसमें काफ़ी सारे मेडल्स के इवेंट्स थे, लेकिन वुमेन के लिए काफ़ी सारे मेडल्स के लिए इवेंट्स नहीं थे। तो वुमेन को लेकर एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। इसीलिए वन ऑफ द रीज़न था कि इसको जो रेसलिंग का गेम था ओलंपिक से हटा लिया गया। लेकिन वो बात अलग है, प्रेशर डाला गया तो इंटरनेशनल ओलंपिक जो अथॉरिटी है उन्होंने वापस इस रेसलिंग के गेम को इंट्रोड्यूस किया ओलंपिक्स के अंदर में। तो स्टिग्मास कौन कौन से हैं? यही स्टिग्मास हैं कि मैस्कुलिनिटी होती है, और जो ये गेम है वायलेंस को ग्लोरीफाई करता है, और इसमें फिजिकल फोर्स का यूज होता है, इसलिए वुमन का इसमें कहते हैं कि वुमन के लिए गेम नहीं है। इस तरह के स्टिग्मास हैं। सो बैटल ऑफ परसेप्शन है। देखिए जो वुमन है उनका भी एक इक्वली जो है क्लेम है और स्टेक्स इनके भी हैं इस गेम के अंदर, और उन्होंने अब यह प्रूव कर दिखाया है। और जो गेम अब जो वुमन, लेकिन फिर हुआ क्या था, कौन सा स्टिग्मा तब अभी तक अटैच था कि जो वुमन थी उनको अगर रेसलिंग में पार्टिसिपेट लेना था तो उनको कम से कम यह दिखाना पड़ता था कि वो भी उतनी ही मस्कुलिन है मेल की तरह। उसी का नतीजा यह हुआ कि गीता फोगाट जो हरियाणा के भिवानी में, इन्होंने पहले काफ़ी सारे मेल मेंबर्स को हराया वहाँ पे रेसलिंग में। तब जाके लोगों ने माना कि देखिए अगर ये लड़कों को हरा सकती हैं तो कहीं ना कहीं इनमें पोटेंशियल है और इनके लिए भी ये रेसलिंग का गेम है, ये आगे जाएंगी। उसके बाद में क्या हुआ, देखिए ये गेम वैसे है नहीं, बहुत कम आमतौर पर जो लोगों की धारणा होती है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम लोग इसको लड़ते हैं खेलते हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी कम वेट वाले लोग इसको खेलते हैं, और जैसे कि बल्कि लिमिट होती है 70 kgs की रेसलिंग, 80 kgs की रेसलिंग, तो इसमें बल्कि लिमिट होती है। और इसमें टेक्निक का ज़्यादा यूज़ होता है, दिमाग का यूज़ होता है, स्किल का यूज़ होता है, स्ट्रेंथ का यूज़ होता है, पावर का यूज़ होता है, लेकिन काफ़ी प्रिसाइज वे में। और एक जो एथिकल क्वेश्चन बार बार उठता था कि क्या देखिए दूसरे यानी आपके प्रतिद्वंदी, आपके राइवल की फिजिकल नहीं बोला जाएगा, अभी हिंदी बोल रहा हूं बार बार, फिजिकली जो कमजोरी है उसका फायदा उठा के और ये गेम जीतना कहां तक ये जायज है। और रेसलिंग और स्टिग्मा बार में ये तो हमने डिस्कस किया। देखिए और लोग ये कहते हैं देखिए कि जो रेसलिंग है वायलेंट है रेसलिंग है जो एक वायलेंट है, और इसमें देखिए लेकिन जो रेसलिंग जो लोग खेलते हैं उनको सिखाया जाता है कि उनके पास में वैसे तो देखिए काफ़ी टेक्निक्स होती हैं, और वो चाहे तो किसी की भी उंगली तोड़ सकते हैं या फिर जो हड्डियां वगैरह है तोड़ सकते हैं, मतलब कम से कम फ्रैक्चर तो कर ही सकते हैं, टेक्निक होती है उनके पास में। लेकिन उनको ये चीज़ सिखाई जाती है, बार बार इनकलकेट की जाती है कि आपको कभी भी ऐसे काम नहीं करने। इसीलिए रेसलिंग में वो हमेशा वही मूव्स खेलते हैं जो लेजिटिमाइज होते हैं, उनको पता है क्योंकि इस तरह के अगर काम करेंगे तो वो जिंदगी भर के लिए भी निलंबित हो सकते हैं। और उसके बाद में क्या होते हैं, देखिए ये वही बात है, उंगलियां वगैरह तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा करता नहीं है क्योंकि वो लेजिटिमेट मूव्स खेलते हैं। उसके बाद में ये आता है कि जो स्टिग्मा था ये इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों था और क्यों एम्बेडेड था सोसाइटी के अंदर में, वो इसलिए था क्योंकि जो लोग रेसलिंग खेलते हैं उनसे कभी पूछा ही नहीं गया, वो मीडिया में आए नहीं इससे पहले, और एक तरह से जो ये धारणा, गलत धारणा थी रेसलिंग के बारे में, वो इस्टेब्लिश हो गई। वे फॉरवर्ड क्या है,
इंटरनेशनल मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में। उसके बाद में जो वुमन थी उनको लगने लगा कि इस गेम में काफ़ी पोटेंशियल है और मेडल्स जीत सकते हैं। उसी का नतीजा था कि साक्षी मलिक भी खेलने लगी और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और रेसलिंग थी, देखिए एक सबसे बड़ा एग्जांपल, अगर आपको ऐसे में भी लिखना हो तो सबसे बड़ा एग्जांपल है सो कॉल्ड, ये हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है। 125 करोड़ का देश है और पैट्रियार्कल सोसाइटी हमारी है जहाँ पे फीमेल फोर्टिसीड होता है। अगर इतने ही आप में दम था तो देखिए आप मेडल क्यों नहीं जीत सके। आपने सिर्फ 2 मेडल जीते हमारे इंडिया ने और दोनों की दोनों मेडल जीते वुमन ने। तो कम से कम आप देख लीजिए जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इस तरह के एग्जाम्पल्स को आप यूज कीजिएगा ऐसे के अंदर में। होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल बताता हूं। देखिए जब आपका ऐसे होता है, मोनोटोनिक होता है, मोनोटोनिक एग्जामिनर होते हैं, एग्जामिनर जो होते हैं काफ़ी सीनियर और सिटीजन, काफ़ी सीनियर मेंबर्स वो होते हैं। जब वो देखिए एक फ्लो में पढ़ रहे होते हैं, हमारे ऐसे को फ्लो में पढ़ रहे होते हैं तो वो पढ़ रहे हैं, वो सोचते हैं कि हाँ भाई बच्चे ने लिखे हैं पॉइंट्स। लेकिन जब इस तरह के जो पॉइंट्स आते हैं, काफ़ी ऐसे पॉइंट्स, एक जो हिंदी में वर्ड है वो वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, इस तरह के पॉइंट्स होते हैं, वो रोंगटे खड़े कर देते हैं एग्जामिनर के भी कि हाँ यार कुछ तो बात है। तो इस तरह की जो एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं ऐसे के अंदर में। और देखिए स्पोर्ट्स है वो काफ़ी हेल्प करता है सोसाइटी को सेंसिटाइज करने में और सोसाइटी को यूनिफाई करने में। और जो गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश एडिलिन, इनकी जो स्टोरीज हैं वो सोसाइटी को इक्वल करने में काफ़ी सहायता प्रोवाइड करेंगी। तो इस तरह का ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। यूटिलिटी क्या हो सकती है, इस पर क्वेश्चन क्या बन सकता है। रेसलिंग एज ए स्पोर्ट फेसिस स्टिग्मा एंड रिसेंट विनिंग ऑफ मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स हेल्पिंग टू ब्रेक रॉन्ग परसेप्शन अबाउट द रेसलिंग। बात वही है, इस पे कमेंट करना है आपको। रेसलिंग एक स्पोर्ट्स की तरह इसने काफ़ी तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है या फिर स्टिग्मा झेला है, लेकिन अब फिलहाल जिस तरह से मेडल इसमें जीते गए हैं उस तरह से जो इसकी झूठी परसेप्शन थी उसको बदलने में कोशिश करेगा। तो आपको इस पर टिप्पणी करनी है। तो अब देखिए अगला जो आर्टिकल है ट्रंप से रिलेटेड ये आर्टिकल है। जो ट्रंप अब जीत के आए, देखिए अब ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं इस आर्टिकल में कि ट्रंप कौन कौन सी जो पॉलिसीज है वो अपना सकते हैं। ये कहते हैं कि अगर ट्रंप ने जो ट्विटर पे स्टेटमेंट दी थी उसके तहत, तो देखिए ट्रंप जो टीपीपी है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे हट जाएंगी, यूएस इससे हट जाएगा। और जो यूएस और चाइना के रिलेशन है वो और भी ज़्यादा खतरे में आने वाले हैं। और इवन जो यूएस के रिलेशन है वो रशिया के साथ अच्छे हो सकते हैं अगर ट्रंप की बातों पर विश्वास किया जाए तो। ट्रंप सख्त पॉलिसी अपनाएंगे ऐसा कहा जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ में, क्योंकि ट्रंप काफ़ी सख्त हैं आतंकवाद के खिलाफ में। और वाई तो देखिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि इजराइल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हम इजराइल अगर आएंगे तो इजराइल के खिलाफ में जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उसको वापस ले लेंगे। इवन ईरान के साथ में जो न्यूक्लियर डील हुई थी वो ट्रंप इसके भी खिलाफ हैं। तो अब होगा क्या, देखिए ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो ट्रंप है वो मिडिल ईस्ट में जो यूएस की जो प्रेजेंस है काफ़ी बढ़ेगी। और जो ये पॉलिसी है, बराक ओबामा ने जो पॉलिसी अपनाई थी साउथ चाइना सी के अंदर में, तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ट्रंप वो साउथ चाइना की यूएस की पॉलिसी को, जो इसका नाम है पिवट टू एशिया पॉलिसी, क्या उसको रिवर्स करेंगे। और बस यही है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं। अब देखिए ट्रंप क्या करेंगे वो तो अब पता लग ही जाएगा क्या करेंगे, क्योंकि मेंस तो होंगे अक्टूबर के टाइम में। लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट थोड़ा थोड़ा डिस्कस करें तो हमारी ओपिनियन एक कंटिन्यूस मोड में रहती है और टच में रहते हैं हम चीज़ों के, कॉमन सेंस लगने लगती हैं आगे जो चीज़ें आएंगी, आगे जो आर्टिकल्स डिस्कस किए जाएंगे। चाइना राइज कर रहा है। देखिए चाइना का जो अब राइज है वो कहीं ना कहीं, पहले चाइना कहता था कि हमारा राइज, हमारा जो इमरजेंस है वो पीसफुल है, शांतिपूर्वक है, लेकिन नहीं, अब चाइना का जो राइज है वो पीसफुल कतई ही नहीं है। अब चाइना का राइज एक थ्रेट बन चुका है और इंडिया को भी यह चीज़ ध्यान से देखनी होगी। इसके एग्जाम्पल्स देख रहे हैं काफ़ी सारे हैं। देखिए एयर डिफेंस जो वेपन्स हैं, चाइना ने अपने एयर डिफेंस वेपन्स डिप्लॉय किए साउथ चाइना का जो आइलैंड है उसके ऊपर में। उसके अलावा वो फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स वगैरह ईस्ट चाइना सी में चाइना ने वो भी डिप्लॉय किए। इवन चाइना ने अपना एयरक्राफ्ट सेंड किया एक यहाँ पे इस सिटी में, इन दोनों सिटीज़ का नाम दे रखा है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आता है कि चाइना अपनी जो पावर प्रोजेक्शन है वो बार बार शो कर रहा है। मतलब कहने का मतलब है जो ये सारी चीज़ें जो चाइना कर रहा है वो इसलिए नहीं कर रहा कि वो अपनी पावर प्रोजेक्शन शो करे, लेकिन कम से कम वो ये तो शो करना चाहता है कि दुनिया को कि हम आ चुके हैं और एक नए वर्ल्ड की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि पावर प्रोजेक्शन के लिए तो अभी काफ़ी समय बचा है, अभी तक यूएस इतना वीक नहीं है। और भी इसके मुद्दे पे क्या हुआ, देखिए काफ़ी सारी जो वर्ल्ड है उसके डायनामिक्स काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेज हो रहे हैं काफ़ी कंट्रीज़ के बीच में। इवन आप चाइना देख लीजिए, चाइना काफ़ी जब भी कितना एग्रेसिव स्टैंड अपनाता है। जैसे दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश में गए तो चाइना ने इसका प्रोटेस्ट किया, अगर दलाई लामा मंगोलिया में जाते हैं चाइना ने इसका भी प्रोटेस्ट किया। तो एक तरह से काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसीज चाइना अब अपना रहा है। अगर ट्रंप चाइना के खिलाफ में सख्त रवैया अपनाते हैं तो ट्रंप को इंडिया की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और पाकिस्तान फैक्टर क्या है, पाकिस्तान फैक्टर में कुछ नहीं है। देखिए
वो चुनौतियां बता रहे हैं। मतलब इस आर्टिकल में क्या है, उन्होंने चुनौतियां बताई हैं कि इंडिया के लिए किस प्रकार की चुनौतियां हैं 2017 में, और किस प्रकार के डायनामिक्स उभर कर आ रहे हैं, और इंडिया को क्या करना चाहिए। इस तरह का ये आर्टिकल है। तो पाकिस्तान फैक्टर कहाँ स्टैंड करता है हमारे जो चुनौती है उसमें। ये कहते हैं देखिए, पाकिस्तान तो जो कर रहा है, इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, वो करता रहेगा, और बस सोल्यूशन इस चीज़ का यही निकलता है कि इंडिया को विजिल रखने पड़ेगी बॉर्डर्स पे। और एक तरह से अभी ये कहते हैं कि रिलेटिव जो काल्म है, अभी एक तरह से थोड़ी सी शांति है बॉर्डर पे, कहीं ना कहीं सीज फायर का वायलेंस, जो सीज फायर का वायलेशन है, एक तरह से कम हो गया है। तो ये कहते हैं कहीं ना कहीं जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है वो चल रही है, कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है बैक चैनल से, इसीलिए जो वायलेशन है सीज फायर का वो कम हो गया। और एक तरह से नए लीडर भी आए हैं, पाकिस्तान के नए चीफ आए हैं, तो एक तरह से अभी भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एक ट्रांजिशन फेज में है पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है। और हमारे नेबरहुड में कैसे डायनामिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। देखिए, चाइना और पाकिस्तान का जो अलायंस है और जो इनकी दोस्ती है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रही है, बहुत ज़्यादा, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। चाहे वो सीपीसी मान लीजिए, या फिर वो जो इनके एक चाइना इनको सहायता प्रोवाइड करता है वेपन्स में और वो सब चीज़ों में, न्यूक्लियर प्लांट्स में सीपीसी जो प्रोजेक्ट इनका आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर खेल रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और वर्ल्ड जो लीडर्स हैं, देखिए वर्ल्ड को क्या क्या चाहिए हमें, जो वर्ल्ड की जो परसेप्शन काम करती है, फिर जो वर्ल्ड का नज़रिया होता है, वो सिर्फ बातों पे नहीं होता। वो सिर्फ देखिए, अगर हम कहेंगे हमारे ईरान के साथ में हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, हमें एक्शन दिखाने पड़ेंगे, डीड से काम चलता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, ये प्रोवर्ब आपने सुनी होगी। उसके बाद में देखिए आता है कि छबार जो पोर्ट है उसका एग्जांपल आप ले लीजिए, किस प्रकार से हम छबार पोर्ट बना रहे हैं ईरान के अंदर में, लेकिन कितने सालों से बना रहे हैं। देखिए 2-3 साल तो मुझे भी तैयारी करते हो गए, तो मतलब तब सुन रहे थे कि हाँ भाई ईरान का बना रहे हैं, तो बना रहे हैं, पिछले 10-15 साल से बना ही रहे हैं, बनेगा कब ये छबार जो पोर्ट है। इवन म्यांमार में भी जो प्रोजेक्ट था, जो कलादान मल्टी मॉडल का प्रोजेक्ट है, बना रहे हैं, बनेगा कब। दूसरा देखिए, अब ये है, अब जिस प्रकार से रशिया और चाइना और पाकिस्तान एक साथ आ रहे हैं, तो हमें ढीला ढाला रवैया हम नहीं अपना सकते। जो भी ये प्रोजेक्ट्स हैं हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करने होंगे, और हमारी दोस्ती हमें आगे बढ़ानी होगी। बस यही है कि देखिए कि जो चाइना के साथ फ्रेंडशिप है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जाती है, मतलब कहीं ना कहीं ये सिर्फ ना तो इससे तो हम रिलेट कर ही सकते हैं, बल्कि यहाँ से भी काफ़ी दूर तक ये जा रही है। यानी जो इन 3-4 देशों का अलायंस देखने को मिल रहा है, और रशिया भी कहीं ना कहीं, रशिया की भी दोस्ती इनसे बढ़ रही है। और देखिए इकोनॉमिक और मिलिट्री कमिटमेंट्स हैं अफगानिस्तान में, वो भी एक तरह से इनकी बढ़ती जा रही है। यानी अब हमने पहले डिस्कस किया था कि मीटिंग हुई थी रशिया की और चाइना की और पाकिस्तान की तालिबान के साथ में, और तो कहने का मतलब है अफगानिस्तान में इनकी प्रेजेंस बढ़ रही है। उसके बाद में देखिए वे फॉर्मेट में कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है वो एक तरह से फाउंडेशन होती है इकोनॉमी की और डिप्लोमेटिक फील्ड्स की। देखिए अगर आज हमारी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है तो दूसरे देश भी हमको अलग नज़रिए से देखेंगे, तो डिप्लोमेसी में हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर हमारे डिप्लोमेट्स जाएंगे दूसरे देशों के अंदर में, अगर हमारी मिलिट्री मजबूत है तो वो हमारी इज्जत करेंगे। अगर आज हमारी मिलिट्री ही मजबूत नहीं है तो दूसरे देश हमारी इज्जत ही नहीं करेंगे। हमारे डिप्लोमेट्स कहीं भी चले जाएं वो सोचेंगे नहीं ये तो कोई खास स्ट्रॉन्ग देश है नहीं। और डिमोनेटाइजेशन के बाद में कहते हैं कि काफ़ी सारे पैसे आए हैं गवर्नमेंट के पास में, तो अब इन पैसों का यूज करना चाहिए कि थोड़ी हमें अपना एलोकेशन है वो डिफेंस में बढ़ाना चाहिए। और ये कहते हैं कि इसके बाद में जो अगला साल है वो तो देखिए इलेक्शन आ जाएंगे, तब तक 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस हैं उनका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। और इसीलिए अब जरूरत है कि अभी ये जो साल है, जो बजट आने वाले टाइम है, अभी आने वाले 1 महीने में 1 फरवरी को जो बजट आएगा, उसमें जरूरत है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन करें और जो पिछले 10 साल का सूखा है उसको कम किया जा सके। और बाद में तो यही है देखिए और कुछ नहीं, कि रशिया के साथ में हमारे रिलेशंस अच्छे करने की जरूरत है, ताकि आने वाले टाइम में हम जो डिफरेंसेस थे, यानी जो गलत परसेप्शन इस्टेब्लिश हो गया है रशिया के अंदर में कि हम यूएस के साथ में जा रहे हैं, उसको दूर किया जा सके। और कॉन्ट्रैक्ट्स भी दें, पहले हमने पढ़ा था कि रशिया को कॉन्ट्रैक्ट्स दें, एक तरह से ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया जा सके। तो एक एथिक्स है, एथिक्स का देखिए हम डिस्कस करेंगे, और मंडे से एथिक्स का हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा एथिक्स के बारे में आपको बताऊंगा, और आने वाला जो मंडे है, मंडे से हम एथिक्स की डिस्कशन थोड़ा 5 मिनट के लिए स्टार्ट कर देंगे। और एथिक्स का जो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डेली, या टाइम मिलता है तो 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे, और उसमें जो कोई भी कंसेप्ट होगा उन कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। और बाद में आपको अपनी राय बतानी है उस आंसर के बारे में कि क्या मॉडिफिकेशन हम आंसर में कर सकते हैं, कौन से एग्जाम्पल दूसरे भी डाल सकते हैं। इससे पूरी की पूरी जो होगी एक डिस्कशन होगी। आपने देखिए आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि जो हम ये करते हैं ये हमारा कुछ एनालिसिस नहीं है, सिर्फ डिस्कशन है। स्पेशली आप वीडियो का टाइटल भी देख लीजिए, डिस्कशन है हम सबके बीच में, ओनली इस कम्युनिटी के बीच में। सो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।
जो इश्यूज हैं वो सेक्सुअल ऑफेंसेस में शामिल हो सकते हैं, और प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं उनको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया, ताकि जो वुमेन है अगर उनके खिलाफ में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो पुलिस के सामने रख सके कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें अभी जो पेपर्स में थी वहीं रह गई, और एक तरह से रियलिटी में ये चीज़ें नहीं आ पाई। और अभी देखिए स्टेट को ये कन्विंस कराना पड़ेगा वुमेन को कि हम भी वही पेज पे हैं, उसी पेज पे हैं जिस पेज पे आप हो। तो इसलिए जो भी एक क्राइम होगा वुमेन के खिलाफ, तो स्टेट को उस क्राइम को सीरियस लेना पड़ेगा। आप इसको ऐसे नहीं ले सकते, लेमैन तरीके में नहीं ले सकते जिस तरह की स्टेटमेंट होम मिनिस्टर ने वहां पे दी। बाउंड टू हैपन, व्हाट इज दिस यार, बाउंड टू हैपन। बाद में देखिए वो है नो मैटर वेयर सी इज। अब देखिए ये वुमेन की मर्जी है कि जहां भी वो है, जो भी वो कर रही है, किस भी टाइम वो कर रही है, वो उनकी मर्जी है। आप ऐसा नहीं कह सकती कि अगर 11 बजे वुमेन घूमेगी तो ये देखिए ये कोई रीजन नहीं होगा, या कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ। वही बात है, घूम फिर के सेम बात आती है कि स्टेट की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और अब देखिए बाद में ये कहते हैं कि वुमेन को भी आगे आना चाहिए, जिनके साथ में ये केसेस आए उनको आगे आना चाहिए, और एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए इस पूरे के जो घटनाएं हुई बेंगलोर के अंदर में, उनको जो कल्प्रिट्स थे उनको सजा मिलनी चाहिए। इस तरह की बात है वे फॉरवर्ड में। ये सेम वही बात, रेपुटेशन बेंगलोर की बनाए रखनी है, और इंडिया एज ए होल, पूरे के पूरे इंडिया की रेपुटेशन बनाए रखनी है, तो हमें इस तरह के इंसिडेंसेस को रोकना होगा। आगे क्या है, देखिए हमें इस तरह के इंसिडेंट्स पे हमारी जो राय है वो काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। कल को हम भी एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हैं, तो हमारी जो राय है इन मुद्दों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इंटरव्यू में भी जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका एक तरह से स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होनी चाहिए। आगे क्या है, देखिए टेररिज्म के मुद्दे पर यह आर्टिकल है। कोई भी कंसेंसस नहीं है टेररिज्म के मुद्दे पर वर्ल्ड कंट्रीज में, यानी डिफरेंट कंट्रीज के बीच में और यूएन में भी। और क्यों ऐसा है, क्या रीजंस है कि कोई कंसेंसस सर्वसहमति नहीं है, और इंडिया को ऐसा क्या करना चाहिए कि टेररिज्म पर इंडिया के इंटरेस्ट को सिक्योर किया जा सके। जैसे हमारे पे बार बार पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है, तो हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं। तो ये देखिए पहले तो इन्होंने थोड़े से पॉइंट्स दिए हैं कि 2016 का जो साल था किस प्रकार से डिफरेंसेस सामने आए। 2016 में कौन कौन से ऐसे इश्यूज थे जिनको लेकर डिफरेंसेस था इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये कुछ इश्यूज हैं, बस पॉइंट्स की तरह, फोल्डर पॉइंट्स की तरह आप अपने आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि देखिए चाइना ने हमारी जो एक रिक्वेस्ट थी यूएन के अंदर में, जो मसूद अजहर हैं, टेररिस्ट हैं, ये इनको ब्लैकलिस्ट करने की, चाइना ने बार बार अपना वीटो का यूज़ करके हुए इसको ब्लॉक कर दिया। और चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान के जा रहा है, जो बाल्टिस्तान, जो अभी पाक अधिकृत कश्मीर है लेकिन इंडिया का उस पर क्लेम है, उससे जा रहा है, तो इंडिया ने इस पर भी प्रोटेस्ट किया था लेकिन चाइना नहीं माना। तो इंडिया ने इन्विटेशंस दिया। चाइना के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिंगजियांग रीजन, जो अलग से वहाँ पे एक देश की मांग कर रहे हैं, तो इंडिया ने इनको इन्विटेशंस दिया, और बाद में हालांकि इंडिया पीछे हट गया। तिब्बतियन जो एक्टिविस्ट हैं वापस ला सकते हैं। दूसरी देखिए कैसे इस तरह के इंसिडेंसेस को रोका जाए। देखिए हमारी सोसाइटी अब एक तरह से लिबरल सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में तमाम तरह के राइट्स हमें दिए गए हैं, लेकिन वो जमीन पे नहीं दिखते। वो प्रैक्टिकली भी वो चीजें दिखनी चाहिए। हमें टॉलरेशन इनकलकेट करनी पड़ेगी डिफरेंट कल्चर्स के प्रति, एक तरह से सिखाया जाना चाहिए। क्यों होता है ऐसे कि बेंगलोर में ही वो नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ में एक तरह से जो नाराजगी देखने को मिली, या फिर रेशियलिज्म देखने को मिला, दिल्ली में भी ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमें सभी कल्चर्स की अभी समझ ही नहीं है, हमारी सोसाइटी को समझ नहीं है। इसीलिए देखिए चाइना में या फिर दूसरे कंट्रीज हैं, काफी टॉलरेंस उसमें है। उनको कम से कम अगर देखिए वो पसंद नहीं करते तो कुछ इस तरह के इंसिडेंसेस नहीं होते। देखिए चाइनीज सोसाइटी अपनी लैंग्वेज को पसंद करती है, अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे देश का लोग या फिर कुछ दूसरी सिविलाइजेशन का लोग वहां पे जाएगा तो वो उनसे हेट करने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें भी ऐसा ही सीखना पड़ेगा। दूसरे देखिए अभी स्टेट को, यानी जो स्टेट को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि जो कल्प्रिट्स थे उस मास मोलेस्टेशन के, उनको जल्द से जल्द पकड़े और उनको कड़ी सजा दी जाए, ताकि एक तरह से डर पैदा हो फिर से स्टेट का। आप इस तरह के इंसिडेंसेस को लाइटली नहीं ले सकते। बंगलोर एक बहुत जबरदस्त आईटी कैपिटल है, पूरे वर्ल्ड में इसकी रिस्पेक्ट है। अब इस तरह के इंसिडेंसेस वुमेन के खिलाफ में होंगे तो कल को कौन सी नई कंपनी यहां पे स्टैब्लिश होने आएगी? देखिए ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, लेकिन अभी फिलहाल कहने के लिए स्टेट जो है देखिए उसको एक डेटरेंस, दोबारा से ये मिलता जुलता पॉइंट है, एक डेटरेंस क्रिएट करनी होगी और लोगों के अंदर में डर पैदा करना होगा। जब तक ये डर पैदा नहीं होएगा तो इस तरह के इंसिडेंसेस फ्यूचर में भी हो सकते हैं। और स्टेट को देखिए एक तरह से सेंसिटिव रवैया भी अपनाना होगा, सेंसिटिव रवैया। अब इस तरह की जब स्टेटमेंट्स अगर होम मिनिस्टर देते हैं कि दिस काइंड ऑफ इंसिडेंसेस आर बाउंड टू हैपन, एक जो लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है महाराष्ट्र में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जो कम कपड़े पहनने की वजह से इस तरह के इंसिडेंसेस हुए। देखिए एक कोट है, एक फेमस कोट आपको बताता हूँ। फेमस कोट है कि स्कर्ट ने कहा क्या मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने कम कपड़े पहने थे? तो बुर्का ने रिप्लाई किया नहीं, ऐसा मेरे साथ भी हुआ। तो इस तरह का कोट है, एक बहुत फेमस कोट है, ऐसे में आप कोट कर सकते हो इसके साथ,
इस तो आगे क्या है, देखिए हमें जो यूथ है उसके जो पोटेंशियल है उनको हार्नेस करना पड़ेगा, जल्द से जल्द उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए, जैसे स्किल इंडिया जैसे इतने सारे मिशन चल रहे हैं, कहीं ना कहीं यूथ को एडजस्ट किया जाए। अनएम्प्लॉयड रहेंगे या फिर कुछ तब इस तरह की एक्टिविटीज सामने आती रहेंगी, और वही बात स्टेट को तो ज़्यादा सेंसिटिव होना ही पड़ेगा। देखिए आप इस तरह के जो इंसिडेंसेस थे 1500 आपके जो पर्सनल थे वो डिप्लॉयड थे, तो आपको ज़्यादा अरेंजमेंट्स करने चाहिए थे, पहले से आपको अवेयर होना चाहिए था इन चीज़ों के बारे में। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसका? वे फॉरवर्ड देखिए ये हो सकता है कि क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013 पास, ये पास हुआ था। देखिए दिल्ली गैंग रेप का केस आया था 2012 में, उसके बाद में काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ इंडिया गेट पे, आपको पता होगा। उसके बाद में बहुत सारे जो लॉज थे ये क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट किया गया और एक क्लैरिटी लाई गई कि कौन कौन से पैट्रियार्कल एटीट्यूड का। आप देख लीजिए जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो हमारे स्टेट का कैसा एटीट्यूड होता है। हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं कि देखिए दिस काइंड ऑफ इंसिडेंसेस आर बाउंड टू हैपन। ये क्या बात हुई भाई, बाउंड टू हैपन? स्टेट का काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये देखिए कोई भी कैसे भी इंसिडेंट्स हो इस तरह से आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते, फिर आप ये कहते हो देखिए कोई भी वुमन अभी तक सामने नहीं आई है एफआईआर लॉन्च करवाने। जब आपने यही बात कह दी कि दिस काइंड ऑफ इंसिडेंसेस आर बाउंड टू हैपन, होंगे इस तरह के इंसिडेंसेस, तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे या फिर अगर कोई वुमन सामने आएगी तो आप एक्शन लेंगे? उसके बाद में ये आता है कि देखिए जो एक डर है, स्टेट का पूरा डर खत्म हो गया है। क्यों वो लोग जो थे रात को जो ये गुंडागर्दी कर रहे थे और वुमेन के खिलाफ में मोलेस्टेशन कर रहे थे, क्योंकि जो एक स्टेट का डर है वो ही खत्म हो गया है। इससे तो जो स्टेट की लेजिटिमेसी है, स्टेट का देखिए काम क्या है, स्टेट की बातें हम क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें पता है कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अगर कल को कोई भी हमें तंग करने की कोशिश करेगा तो हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं। अगर पुलिस से हमें सुरक्षा नहीं दे सकेगी तो पूरा का पूरा जो स्टेट का कंसेप्ट है वही खत्म हो जाएगा। फिर तो कल को देखिए जिसके पास में ज्यादा ताकत है वही ज्यादा उसकी मर्जी चलेगी, फिर स्टेट का क्या रोल रह गया? दूसरा देखिए इसका कारण एक यह भी कहा जा सकता है कि जो डिस्पैरिटीज या फिर इनइक्वालिटीज हैं, कहीं ना कहीं जो असमानताएं पैदा हो रही हैं, हाई सोसाइटी लो सोसाइटी, बस पॉइंट्स हैं लिखने के। देखिए इनको आप बिल्कुल डिटेल में मत जाइएगा, एक एक पॉइंट के पॉइंट्स लिखने के हैं। और आपके पास में अगर कुछ और भी पॉइंट्स हैं कि इस तरह का बेंगलोर में जो हुआ वो क्यों हुआ, तो आप भी कॉमेंट्स की फॉर्म में इसे बताइएगा। और देखिए फ्रस्ट्रेशन अमंग द यूथ जो पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम बार बार गर्व से कहते हैं हमारे पास ज़्यादा है, हम उसे अभी भी हार्नेस नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए जो वो ज़्यादा यूथ हैं उनकी जो से वो अनएम्प्लॉयड हैं या फिर जो भी हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए वो दिखता है। फिर इस तरह की चीज़ों में वो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनकी फ्रस्ट्रेशन मान लीजिए वो चीज़ दिखती है। आगे फिर वही बात जो पॉइंट लिंक्ड है, सोसाइटी जो है हमारी ट्रांजिशन फेज में है। दो कल्चर्स का यहाँ पे दोबारा से अलग एग्जांपल में आप कह सकते हैं टकराव होता है। देखिए एक तो है जो हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करता है, एक कल्चर वो कहता है कि हमारी जो सभ्यता थी महान थी, हम वेस्टर्नाइज जो सभ्यता का क्यों इमिटेट करें, उनकी कॉपी क्यों करें। तो एक हमारी सोसाइटी का सेक्शन ऐसे है जो वेस्टर्नाइज की तरफ जा रहा है। लेकिन देखिए मेरी जो पर्सनल राय ये है, हमारी सभ्यता महान थी बिल्कुल थी, लेकिन हमें हमारी सभ्यता को वापस लाना होगा उसको अपने ही ढंग से, जैसे हम योगा को प्रमोट कर रहे हैं इन ढंग से। ऐसे जो वेस्टर्नाइज जो सेक्शन है उनको टारगेट करके इस तरह से आप अपनी सभ्यता वापस नहीं ला सकते। जिस तरह से कई प्रकार के सेक्शंस होते हैं या फिर कुछ एनजीओ, कुछ जो प्रेशर ग्रुप्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जो पब में जाके तोड़फोड़ करते हैं, ये एक सोल्यूशन नहीं हुआ। आपको अपनी सभ्यता लानी है तो अपने ढंग से वापस लानी होगी, उसके दूसरे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मारपीट करके ऐसे तो अपनी सभ्यता को आप नहीं। जो बाहर से आए हुए लोग वो भी काम करते हैं बेंगलोर के अंदर में, वो नया साल मनाने के लिए एमजी रोड पर आए। एमजी रोड एक काफी फेमस एरिया बेंगलोर के अंदर में। तो देखिए हुआ क्या, काफी एक तरह से जो लोग थे वहां पे, काफ़ी ऐसे यूथ थे जो जिन्होंने अल्कोहल वगैरह पी या फिर जो ड्रंकर्ड यूथ आप कह सकते हैं, एक तरह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। 1500 जो पुलिसमैन वहाँ पे लगाए गए थे, डिप्लॉय किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि उनको पता था कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो हुआ बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। लोग आ गए बहुत ज़्यादा, नया साल बनाने के लिए 2 लाख लोग आ गए सड़कों पर बेंगलोर में, और पुलिसमैन थे सिर्फ 1500। तो हुआ क्या, फिर एक जो हमारी पूरी की पूरी जो मानवता है वो शर्मसार हो गई। मास मोलेस्टेशन, वुमेन के खिलाफ में एक तरह से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और इस तरह की चीजें, बहुत घिनौनी चीजें सामने आई। और ये देखिए इसके लिए पूरी की पूरी सोसाइटी जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार हैं। तो अब उसी के कुछ कारण हम डिस्कस करते हैं, ऐसा क्यों हुआ जो बेंगलोर में हुआ, जिसने पूरे की पूरी ना सिर्फ बेंगलोर की, पूरे भारत की इमेज को डुबो दिया। देखिए ये ऐसी इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये तब होती हैं 2 कल्चर्स मिलते हैं जब आपस में। देखिए हमारे देश में 2 कल्चर्स हैं, एक इंडिया, एक भारत। भारत जो है वो है
आप कह सकते हैं, ऐसा कहा जाता है, देखिए जो रूरल सोसाइटी है इंडिया जो है, आज जो इंडिया वेस्टर्न सोसाइटी को इमिटेट करने की कोशिश करता है, या फिर जो काफ़ी लिबरलाइज्ड है, उनके विचार काफ़ी लिबरलाइज्ड हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग, आप कुछ भी कहिए, मतलब आप समझ ही गए होंगे इस बात को। तो जब ये देखिए दो कल्चर्स आपस में मिलते हैं तो क्लैशेस होते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं, हम सब मेच्योर हैं, एग्जाम्पल्स को आप सही सेंस में लीजिएगा। देखिए छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं, जब ये आज देखिए जो आईटी सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं उनके विचार काफ़ी ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि उनके क्लाइंट्स जो होते हैं, टीसीएस में देख लीजिए, टीसीएस में मैंने भी काम किया है, टीसीएस में क्लाइंट्स होते हैं, वो क्लाइंट्स यूएस के होते हैं, यूके यूएस के प्रोजेक्ट्स लेते हैं, तो उनकी जो डीलिंग होती है काफ़ी हद तक यूएस और यूके से होते हैं। वो फेस्टिवल्स भी बनाने स्टार्ट कर देते हैं, क्रिसमस जैसे फेस्टिवल्स को ज़्यादा अच्छे से वो बनाने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनकी डीलिंग वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो देखिए अब इनके जो विचार है काफ़ी ओपन हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग देखिए जिनकी एजुकेशन अभी कम है, या फिर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गए हैं विचारों के मामलों में, उनको ये लगता है कि जो ये लोग हैं जो वेस्टर्नाइज जो सोसाइटी को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ों के रूप में देखिए, जिस तरह से आप देख ले सकते हैं, पॉलिटिशियन कहते हैं कि लड़कियां जो है वेस्टर्नाइज कपड़े पहनती हैं, ये गलत है। देखिए गलत बिल्कुल भी नहीं है। जो ये लोग हैं जो विचारों में पीछे रह गए हैं, वो ये चीजें सहन नहीं कर पा रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि देखिए कि जो ये सारे के सारे वो इन चीजों को, जैसे कम कपड़े पहनना, ये फिर इन चीजों को वो करैक्टर पर तोलने लगते हैं, करैक्टर के पैरामीटर पर तोलने लगते हैं। वो सोचते हैं जो लोग कम कपड़े पहनते हैं उनका करैक्टर अच्छा नहीं है। इस तरह से जो आप कह सकते हैं कि जो ये लोग हैं विचारों में कहीं ना कहीं अलग हैं, तो क्लैशेस होता है विचारों का। तो ये थोड़ा सा देखिए एग्जाम्पल था, आप इसे सही सेंस में लीजिएगा। आगे आता है देखिए, गुड मॉर्निंग, टुडे इज 5 जनवरी 2017 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। सबसे पहले हम नजर डालेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पे देखिए पहला जो आर्टिकल है, स्टालिन डीएमके पार्टी तमिलनाडु नॉट इंपॉर्टेंट। यहां पे नीचे जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बेंगलोर में एक मास मोलेस्टेशन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो मेन आर्टिकल है ये भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है समाजवादी पार्टी के बीच में, उससे रिलेटेड आर्टिकल है, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, किस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में यूएन में एक आतंकवाद या फिर टेररिज्म को लेकर कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, उसको लेकर ये आर्टिकल है, हम इसे डिस्कस करेंगे। नीचे रेसलिंग से रिलेटेड आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो भी एक डिफेंस आर्म से रिलेटेड है, किस प्रकार के चैलेंजेस हैं 2017 के में हमारे नेशनल सिक्योरिटी पर, और इस प्रकार से ये सारे के सारे आर्टिकल्स हैं। जो आज इकोनॉमिक्स टाइम्स के आर्टिकल वो हम डिस्कस करेंगे, वो इसी के साथ बेंगलुरु मोलेस्टेशन केस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है इस पर। बेंगलोर में देखिए एक बहुत घिनौना चेहरा हमारी सोसाइटी का निकल कर सामने आया। बेंगलोर में मास मोलेस्टेशन हुआ वहाँ पर, और क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, एथिक्स में भी, पेपर 2 में भी, पेपर 1 में जो सोसाइटी के टॉपिक है वहाँ पे भी आ सकता है कि बेंगलोर में जो इंसिडेंसेस हुए वो हमारी सोसाइटी में आखिरकार ऐसे इंसिडेंसेस क्यों होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए ऐसे इंसिडेंसेस को फ्यूचर में इन पर रोक लगाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बेंगलोर में हुआ क्या। देखिए बेंगलोर में आपको थोड़ा सा बताता हूँ मैं, थोड़ा पूरा का पूरा जो है ये टॉपिक ऐसे तैयार किया गया है, इसके प्लस के पॉइंट्स है कि बेंगलोर में हुआ क्या था, व्हाई दिस इंसिडेंट हैपेंड, यानी जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी का आंसर देने की कोशिश की गई है, लेकिन पूर्णतया नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, हम बिल्कुल एड्रेस नहीं करेगा, अलग से काफ़ी होलिस्टिकली डिस्कस किया गया है। देखिए 31 जनवरी की रात को नया साल बनाने के लिए बेंगलोर में काफ़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए। बेंगलोर आपको पता होगा कि हमारी आईटी कैपिटल है, बहुत सारी कंपनीज जो सारी की सारी जो आईटी कंपनीज हैं वो बेंगलोर के अंदर काफ़ी हैं। तो ऊपर से देखिए 31 जनवरी को ऑलमोस्ट 2 लाख लोग सड़कों पर आ गए। एक तरह से आप कह सकते हैं जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी अब जो वेस्टर्न सोसाइटी है उनको इमिटेट करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी चीज़ें जो होती हैं जैसे न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए सड़कों पर आना, ऐसी चीज़ें जो वेस्टर्न सोसाइटी में ज़्यादा होती हैं, जैसे कि टाइम्स स्क्वायर जो यूएस में है, या फिर जो पेरिस का वो टावर है, उस पर नया साल बनाने के लिए लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और हमारी सोसाइटी भी अब ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करती है, जैसे कि सीपी पर लोग कनॉट प्लेस में दिल्ली में लोग एक साथ जुटते हैं नया साल को मनाने के लिए। तब क्या होता है देखिए, अब जो डिस्कस कर रहे हैं तब वही उसके पॉइंट्स आगे आएंगे। एक बार थोड़ा सा आपको कंटेक्स्ट बता देता हूँ हुआ क्या था वहाँ पर। तो ऐसे ही देखिए बेंगलोर एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पर पूरे देश के लोग, इवन